नमस्कार दोस्तों। आज मैं निखिल आनंद गिरी के YouTube चैनल बुरा भला के लिए अपनी एक पुरानी कहानी का पाठ करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। कहानी का शीर्षक है सांप। आज के समय में तो कतई नहीं, पर कभी रजनी को सांप से इतना भय लगता था कि सांप की तस्वीर या उसके जिक्र मात्र से ही मानो उसकी देह से रूह अलग हो गई हो। हाथ पांव सुन्न और शरीर बर्फ का ठंडा गोला बन जाता था। बचपन ने उसे सांप से भय का लाइलाज रोग सौंपा था, जिसे निजात पाने के लिए उसे बरसों बरस लगे। लेकिन उस समय इस गुमसुम और मासूम बालिका रजनी को देखकर भला कौन जान सकता था कि यह बच्ची सर्पदंश से पीड़ित है। सांप की नज़दीकी ने बाल सुलभ नटखट शैतानियों को परे धकेलकर उसके अंतस में परिपक्व हृदयों के हाथ लगने वाली बेचैनियां भर दी थी। शाम के समय जब रजनी की सहेलियां उसके घर के बड़े से मेन गेट के उस पार से उचक उचक कर उसे पुकारती, तब छोटी बच्ची रजनी दौड़ती हुई रसोई घर में जाती, जहां उसकी मां अपनी देवरानियों के साथ रात के भोजन की तैयारियों में व्यस्त होती। वह अलमारी से अपनी पसंद का फ्रॉक लाकर अपनी मां को सौंपते हुए उसे पहनाने की जिद करती और फिर उसे पहन ठुमकती हुई अपनी सहेलियों के साथ पार्क की तरफ चल दिया करती। मगर रात का भोजन निपटने के बाद जब सब अपने अपने बिछौने लेकर उनींदे और उबासी लेते हुए छत की राह पकड़ते, तब रजनी के नज़दीक भय का एक बेडौल साया मंडराने लगता। उसके नन्हे से हृदय के भीतर डर का एक कुकुरमुत्ता उग आता। अंधेरा होते ही फिर अपने बिल से बाहर निकल आता वही काला सांप। बिना किसी आवाज़ के वह रजनी के नज़दीक सरक आता और आकर उस बच्ची के सुन्न पड़े हुए ठंडे शरीर को अपनी देह का शिकार बनाने लगता। पिछले कुछ दिनों से नित्य उसके बगल में जगह बनाने वाले सांप ने अपनी आदत के अनुसार रजनी की पीठ पर वार किया। बच्ची रजनी की देह पर देर रात तक सांप की देह की सरसराहट रेंगती और उसके विकृत मुंह से फिर वही हिस हिस की आवाज़ आने लगती और वह लगभग मूर्छित सी बिना करवट लिए एक तरफ पड़ी रहती। उसकी बालसुलभ नींद आकाश में टिमटिमाने वाले अनगिनत सितारों के लंबे चौड़े जाल में उलझ जाती। इस बड़ी सी छत पर सोने वालों में सिर्फ छोटी सी बच्ची रजनी ही है जिसकी नींद में ख्वाब नहीं सांप है, और सांप की लिजलिजी देह की शूल सी चुभन है। रोज़ की तरह दादा के बड़े से घर की बड़ी सी छत पर सब बेखबर सो रहे हैं। कई गद्दे फर्श पर बिछे हुए हैं और कुछ चारपाइयाँ पंक्तिबद्ध लगी हुई हैं घर के बड़े बुजुर्गों के लिए। नींद में कोई अपनी खराटों से सीटी जैसी आवाज़ें निकाल रहा है तो किसी के खराटे डफली की तरह सुनाई पड़ रहे हैं। कोई बुरे सपनों की गिरफ्त में आकर हल्की चींख जैसी ध्वनियाँ निकाल रहा है तो कोई किसी सपने में डूबकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। इस बड़े से संयुक्त परिवार में पाए जाने वाले लोगों में सभी गुण दोष शामिल हैं। सब अपने स्वार्थों की गठरी पर बैठे हुए हैं। सब ने अपने अपने जीवन के उतार चढ़ाव और परेशानियां हैं, लेकिन सब एक दूसरे से इसे साझा कर खुद को हल्का कर लेते हैं। मगर रजनी ही है जो अपनी पीड़ा को अपने भीतर ही दबोचे बैठी हुई है। दादा दादी, ताऊ ताई, उनके तीनों बच्चे, चाचा चाची, उनके चारों बच्चे, मम्मी पापा, रजनी और उसका छोटा भाई, सभी बच्चे बड़ों की चारपाइयों से कुछ दूर के कोने में एक साथ नीचे सोते हैं, और सांप भी। 9 साल की रजनी बच्चों में सबसे बड़ी है। रजनी के अतिशय भोलेपन और भावुकता का फ़ायदा उठाते हुए सांप ने उसके करीब अपनी जगह बनाई थी। हर रात रजनी सांप को अपनी आत्मा पर ढोती है। पीछे से वार करता सांप भोर होते ही गायब हो जाता है और जाते जाते अपनी केंचुली वहीं छोड़ जाता है, और फिर दिन रात रजनी को उसकी वह केंचुली डराती रुलाती है। स्कूल में रजनी की सहेलियां रात में देखे सपनों के बारे में बतियाती, जिनमें अक्सर खूबसूरत परियां होती, या फिर वे ढेर सारे बच्चों के साथ बहुत सारे झूलों वाले पार्क में खेल रही होती। एक रजनी ही थी जिसकी नींद में किसी सपने ने अपना घर नहीं बनाया था। उसके लिए तो रात उस डर का नाम थी जिसे उसकी अपनी माँ के आंचल का आश्वासन भी दूर नहीं कर सका था। रजनी को इस डर से मुक्ति उस समय मिली जब उसके माता पिता और छोटा भाई दादा के घर को छोड़कर उस गांव में आ गए थे जहां उसके शिक्षक पिता का तबादला हुआ था। गांव एक बड़े से शहर के साथ लगने के कारण गांव सा नहीं दिखता था। रजनी सांप से दूर चली आई।
मगर बरसों उसकी नींद में वही कलमुहा सांप अपनी केंचुली छोड़ता रहा और वह बरसों तक उससे मुक्ति पाने के लिए मानसिक द्वंद्व से उलझती रही। जब तब सांप उसके वर्तमान में उतर आता, उसकी स्मृतियों को जहरीला करने। उम्र की परिपक्वता आने के साथ साथ उसने सांप से दूर जाने के बहुत प्रयत्न किए। वह नए नए शौक ईजाद करती और उसमें डूबने की कोशिश करती, मगर अब भी यदाकदा सांप अपनी राह से भटककर उसके कदमों के नज़दीक आ धमकता। कितने बरस बीत गए पर उसकी स्मृतियों में लौटने वाला वह सांप बूढ़ा नहीं हुआ। उसके आने की सरसराहट रजनी के भीतर वही बचपन वाली कंपकपी छोड़ती रही और रात में अचानक से उसकी नींद खुलती रही। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए महानगर आने पर भी रात के किसी न किसी पहर में जब तब उतर आता वह सांप, तब रात उसके लिए बोझ बन जाती और उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती। रजनी देख रही थी कि महानगर का जीवन उसके कस्बेनुमा गांव के जीवन से कितना अलग था। कहाँ गांव में दिन ढलने के साथ ही रात के खाने की तैयारियां शुरू हो जाती और कहाँ उसके हॉस्टल की लड़कियों के लिए रात जैसे शाम का ही विस्तार थी। अधिकतर लड़कियां सुबह 4 बजे सोती, 10 बजे उठती और फिर हड़बड़ाते हुए बिना नहाए ही कॉलेज की राह पकड़ लेती। अनुशासन रहित अस्त व्यस्त दिनचर्या में सांस लेती लड़कियां अपने अपने परिवेश की जकड़न से छुटकारा पाकर इस नई दिनचर्या का भरपूर आनंद उठा रही थी। समय पर घर आने के निर्देश और मनचाहे कपड़ों के पहनने की पाबंदी से दूर मुक्त जीवन में सांस लेती लड़कियां और उनके बीच में गांव से सीधी चली आने वाली रजनी को बहुत समय लगा था महानगर की लड़कियों के मिजाज से कदमताल करने में, मगर वह भी बदली और इरादतन बदली। वह अपने आप को इसलिए भी बदल रही थी क्योंकि उसे बहुत दूर जाना था, पुरातन रीति रिवाजों की दुर्गंध से बहुत दूर। उसे अपना जीवन अपनी ताई, माँ, नानी, चाचियों जैसा चुप्पा नहीं बनाना था और यह लड़ाई आसान नहीं थी। सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद को उस बदसूरत सांप की स्मृतियों से दूर धकेलने की थी। धीरे धीरे उसे पता चला कि हॉस्टल की कई लड़कियों को भी बचपन में सांपों का सामना करना पड़ा था और सांप भी अजनबी नहीं, उनकी करीब के परिचित ही थे। इतने करीब कि कोई उनके असली रूप पर आसानी से विश्वास ही नहीं कर सकता था कि ये करीबी सांप बनकर भी उन मासूमों को डस सकते हैं और उनके पूरे जीवन में जहर भर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियों का सामना तो अजगरों और भेड़ियों से भी हुआ था। उन लड़कियों की कोमल देह पर उन वहशी जानवरों के नाखूनों और दांतों के निशानों की कल्पना करते ही रजनी भीतर से सिहर उठी थी। कितनी हिम्मती हैं ये लड़कियां जो अपने जीवन की नाव को खेते खेते यहाँ तक चली आई थी। उसे भी सांप को मार देना होगा, उसकी स्मृति के फन को कुचल देना होगा, मगर कड़वी स्मृतियाँ भी इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ती हैं। रजनी के पेइंग गेस्ट हॉस्टल की छत पर डिनर के बाद लड़कियों की सैर शुरू हो जाती है। उसके हॉस्टल में फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने वाली लड़कियां ही अधिक हैं। इन फैशनेबल लड़कियों की सैर ना होकर कैटवॉक ही लगती। अपने अपने फ़ोन पर परिवार वालों के साथ या अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ हंसती कपियाती, लड़ती झगड़ती पीजी हॉस्टल की इन लड़कियों के सैर में अब रजनी भी शामिल हो चली है। पिछले दिनों रात के भोजन के बाद आधे घंटे की सैर उसकी दिनचर्या में शामिल हो गई है। इस हॉस्टल की मकान मालिकिन के पास 2 बिल्डिंग्स हैं जिसकी छतें एक साथ लगती हुई हैं। एक इमारत में हर मंजिल पर फ्लैट है और दूसरी इमारत में हॉस्टल की तरह कमरे और लंबा सा कॉरिडोर। कुछ दिन हुए रजनी ने कॉरिडोर नुमा कमरे से कलकत्ता के साथ वाली इमारत के तीसरे माले में एक फ्लैट में शिफ्ट किया है। आज भी दोनों इमारतों की छतों पर रोज़ रात की तरह लड़कियों की टहल की गहमा गहमी है। इस चहल पहल भरे समय में भी रजनी बहुत उदास और खिन्न है। दोपहर बाद से उसका मूड कुछ उखड़ा हुआ है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा जिसका शीर्षक है जीवन भी एक बार तो दूसरी तरफ करवट लेता है। कनकलता और रजनी में उम्र का काफ़ी अंतर है, मगर दोनों के बीच स्नेह की कोपल उगने में थोड़ी सी भी अड़चन नहीं हुई। कनकलता को आज भी अच्छे से याद है। उसने रूम में आते ही अपने दोनों कंधों से 2-4 छोटे छोटे बैग उतारते हुए रजनी से कहा था, दीदी जानती हैं, मैं आपको अक्सर छत पर टहलते हुए देखती थी। किसी ने बताया कि आप राइटर हो, तो मुझे लगा आपके फ्लैट में शांति होगी, पढ़ने लिखने का माहौल होगा, इसलिए मैंने हॉस्टल की मालकिन से कहकर यहाँ शिफ्ट कर लिया।
सुनकर मुस्कुरा भर दी थी कनकलता। इस फ्लैट में न जाने कितने ही पेंगेस लड़कियां आई और गई। उंगलियों पर उनका हिसाब किताब करें तो सबको याद करना भी मुश्किल है। पूरे 10 साल हो गए कनकलता को यहाँ टिके हुए। इस हॉस्टल में वही सबसे पुरानी भूत है। कनक को भी जैसे कोई चीज़, जगह या प्रसंग पकड़ लेता है तो उससे छुटकारा पाना उसे कठिन लगता है। इस हॉस्टल ने जैसे उसे पकड़ लिया था। यहाँ की आबोहवा उसे रास आ गई थी। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। इस जगह से उसके अखबार का दफ्तर भी नज़दीक ही है और साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र भी उसके हॉस्टल से अधिक दूर नहीं है। कनकलता ने अभी अभी एक कविता लिखकर पूरी की है। उसे दिल्ली रेप की पीड़िता निर्भया के परिवार वालों द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम निर्भया के लिए में शामिल होना है। रजनी ने भी उस कविता को पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उसने कविता को सस्वर पढ़ा। यह देह की नहीं, आत्मा की बात है, जिसके बारे में ख्यात है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, यानी आत्मा को कोई शस्त्र या आग नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, वही आत्मा जो सुई के छेद के उस पार आसानी से चली जाती है। बर्फीले पर्वत के शिखर पर भी जिसे ठिठुरन नहीं होती, वही आत्मा कुछ कह रही है। ध्यान से सुनो। जिस तरह मच्छर तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी देह का लहू ले उड़ा, उसी तरह से उस काली रात को भी देखो। जिस चीज़ में तुम्हारी हामी नहीं, वह 1% भी तुम्हारी नहीं। तुम्हारा तो आने वाला कल है, जिसके सर पर लगी है सुनहरी कलगी, जिसकी नज़रें सदा आगे की ओर देखती हैं। कविता पढ़ने के बाद कागज़ को मेज पर रखकर कुछ पल वह ठिठकी और खड़ी रही, जैसे किसी दूसरी दुनिया में उलझ गई हो। उसका कोमल चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। रजनी क्या सोचने लगी? कनकलता ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं दीदी। उसकी आवाज़ जैसे गहरे कुएं से निकली थी। पर कनकलता ने उसके कुछ नहीं के भीतर के जहरीले संसार की थोड़ी बहुत था उसी रोज़ पाली थी, जिसका राज उस उमस भरी रात को खुला, जब भोजन के बाद टहलते हुए रजनी फिर कुछ परेशान सी दिखी। याद है कनकलता को, जून माह का वह दिन बेहद गर्म दिन था। पहले से टहल रही कनकलता की अचानक कुछ सोचने में गुम रजनी चुपचाप आकर कनक के विपरीत दिशा में टहलने लगी। अपनी दुनिया से बाहर निकलने पर उसने कनक को घुरते हुए पाया। कनक फ़ोन पर थी। फ़ोन से निपटने के बाद अपने साथ कदमताल करती उदास रजनी को देख उसने तुरंत ही उसकी उदासी की था पा ली थी। क्या बात है रजनी? कुछ नहीं कनक दीदी। कुछ तो है, मन कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ मन को? आज मुझे मेरा बचपन परेशान कर रहा है। बचपन और परेशानी की ये बात समझ नहीं आई। बचपन तो मस्ती और हंसी खुशी का नाम है, कनक ने रजनी की तरफ चेहरा करते हुए कहा। रजनी की गर्दन नीचे की तरफ कुछ झुकी हुई थी और वह फर्श की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर रख रही थी। दीदी, मगर मेरा बचपन ऐसा खुशगवार नहीं रहा। कनक के थोड़ा सा कुरेदने पर ही रजनी ने अपने बचपन में उस सांप की मौजूदगी के बारे में बता दिया और साथ ही आक्रोश में भरकर यह भी कह डाला कि इस बार घर जाऊंगी तो अपनी माँ से पूछूंगी कि आपने उससे रात को इतनी दूरी क्यों बना ली थी कि सांप को आने की जगह मिली। आपकी असावधानी से ही ने ही सांप को मेरे जीवन पर लाद दिया। आज भी वह सांप बार बार मेरी आत्मा से लिपट जाता है। कनक समझ रही थी रजनी के भीतर का गुस्सा, उसके भीतर की बेचैनी। कनक दीदी, आज भी धीरेश के साथ निजी पलों में भी मैं कभी कभार वह सांप मेरे सामने आ जाता है और मैं गठरी सी बन जाती हूँ। कुछ पल रुकने के बाद रजनी आगे बढ़ी। पिछले दिनों मैंने धीरेश को सब बताया था, जिसे सुनकर वह बहुत हैरान, परेशान और गुस्से से भर गया था। सांप का किस्सा मेरे भीतर एक अजीब सा आक्रोश भर देता है। लेकिन क्या तुम उस समय किसी के इतने नज़दीक नहीं थी कि अपनी बात किसी से कह सकती? पूछा कनक ने। मुझे अपने घर के बड़ों से डर लगता था। कई बार बच्चों की लड़ाई में बड़े भी हिंसक हो उठते थे और फिर अपने सभी नए पुराने हिसाब निकालने लगते थे। इससे घर के सभी बच्चे बुरी तरह से सहम जाते थे। जाति पाति में घोर विश्वास करने वाला मेरा परिवार और गांव हर दूसरे दिन किसी जातिगत झगड़े में शामिल होता था। मेरी सबसे छोटी बुआ का पड़ोस के कुम्हार टोले के एक लड़के से प्रेम हो गया था। एक दिन जब इस खबर ने घर में प्रवेश किया तो मेरी दबंग दादी और माँ ने उसके टोले में जाकर उसकी खूब पिटाई की, जिससे वह अधमरा हो गया था। इस पर भी पंचों ने लड़के और उसके परिवार वालों को ही सजा दी। हम सब बच्चे ज़्यादा कुछ न जानते हुए भी डर गए थे और यह डर मेरे भीतर घर कर गया था
कि यदि मैं सांप के बारे में दादी या माँ को बता दूंगी तो सांप की भी वही गति होगी जो उस लड़के की हुई थी। और मुझे कई बार ख्यालों में सांप के मुंह से निकलता हुआ सफ़ेद झाग दिखता और मेरा मन एकदम से कच्चा हो जाता। कुछ बड़ी होने पर युवा लड़कियों की तरह अपनी देह के प्रति मेरा मोह जाता रहा। बनाव श्रृंगार के प्रति भी मैं लापरवाह रही। मेरा परिवेश मुझे हर कदम पर संकुचित करने लगा। मुझे लगता था कि मैं वह गुनहगार हूँ जिसे अपनी गुनाह मालूम ही नहीं। ये कहकर रजनी फिर से उदास हो गई। फिर मेरे जीवन में सहपाठी रमेश का आगमन हुआ। जब वह मेरे करीब आता तो मैं भाग खड़ी होती। तब मैं खुद को लेकर इस कदर संशयग्रस्त थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं रमेश जैसे प्रतिभाशाली लड़के के योग्य हूँ। मैं उसे अपने भीतर के जहर से दूर रखना चाहती थी और मैंने अपने को उससे बहुत दूर कर भी लिया था। यह महानगर ही था जहाँ पर आकर मैंने खुद को समझा, अपनी देह, अपने मन, अपनी आत्मा को पढ़ना शुरू किया, जीवन में घुलना मिलना शुरू किया। अब मैं खुद को बिल्कुल अलग इंसान पाती हूँ, मगर फिर भी कहीं से उदासी का एक काला बादल आकर मुझ पर बरसने लगता है। और सचमुच उस दिन रजनी की उदासी के बादल कनक के लाख दिलासा देने के बाद भी न छट सके थे। उस रात रजनी के बचपन ने कनकलता की नींद छीन ली थी। कई बार उसके सामने रजनी का बाल रूप आया जो सांप से डरकर गठरी सा बन जाता था। उसके पास कई लोग थे, सबके हाथ बंधे हुए थे। आज के समय में जो रजनी है वह बचपन की उस भयग्रस्त रजनी से कहीं अलग है। कनकलता को भी कभी कभी लगता कि यह वह रजनी नहीं जो नाइट सूट पहने सकुचाते हुए उसके कमरे में आई थी और कनकलता की बनाई चाय का कप जल्दी से छोड़कर उसकी कविता पढ़ने के साथ स्टडी टेबल साफ करके उस पर किताबों को सजाने लग गई थी। कुछ ही दिनों में कनकलता ने जान लिया था कि पढ़ाई में औसत पर लगन की पक्की रजनी नाम की इस लड़की को, जो अक्सर बड़े जोश में भरकर कहती, कनक दीदी देखना, मैं कुछ ही दिनों के भीतर अपना वज़न कम कर लूँगी और इस साल इंजीनियर की प्रवेश परीक्षा भी। मैं सुबह शाम योगा करती और कई घंटे अपनी स्टडी टेबल पर सिर झुकाए बैठी रहती। पर यह सिलसिला कुछ ही हफ्ते चला। कनक के फ्लैट के दूसरे कमरे में रहने वाली फैशन टेक्नोलॉजी की छात्रा रश्मि के रहन सहन और उसकी विलासिता से प्रभावित होकर रजनी ने कुछ ऐसी छलांग लगाई कि सब उस गुमसुम और सहमी सी रहने वाली पुरानी रजनी को भूल ही गए। अब तो उसका आईना भी उसे इसी रूप में देखना चाहता है जिसमें वह हमेशा खिलखिलाती दिखती है। अक्सर रश्मि की तरह ही रजनी की उंगलियों में भी सिगरेट फंसी रहती है। मुंह से झड़ते डबल मीनिंग जोक्स और बाकी लड़कियों के ठाके अब कनकलता के आसपास गूंजते हैं। कई दिनों से कनक देख रही है कि सांप रजनी से दूर है। कल ही रजनी ने कनकलता की सबसे छोटी बहन की बेटी की शादी में राजस्थान के एक पिछड़े इलाके में बसे गांव में जाने का प्रस्ताव मंजूर किया है और शादी में ले जाने वाले कपड़ों को प्रेस कर रही है। कनकलता के घर में रिश्तेदारों की चहल पहल थी। सुनीता के हाथों पैरों पर मेहंदी लगाई जा रही थी। उसके आसपास कई बुजुर्ग व युवा महिलाएं और बच्चियां बैठी हुई थी और संवेद स्वर में साजों के सरगमों के साथ राजस्थानी विवाह गीत गा रही थी। गीत संगीत, हंसी चुहल और खानपान के बाद कनकलता और रजनी ने भी अपने दोनों हाथों पर आगे और पीछे की तरफ मेहंदी लगवाई और सोने के लिए छत पर आ गई। उस घर की बड़ी सी छत भी रजनी के दादा के घर के छत जैसी ही थी। वैसे ही बड़े चारपाइयों पर और बच्चे थोड़ी दूर उस कोने में सोने की तैयारी कर रहे थे। रजनी को अपना कड़वा बचपन याद आ गया और सांप भी। एक सिरहन सी उसके भीतर दौड़ गई। रजनी और कनकलता का बिस्तर एक साथ ही लगा था। रजनी को अजनबी जगह में नींद आने में थोड़ी परेशानी होती है। उस पर दोनों हाथों पर लगी मेहंदी उसे असहज कर रही थी। उसका मन हो रहा था कि वह अपने हाथ धो ले, मगर इतनी मेहनत से लगी मेहंदी कैसा गाढ़ा रंग लेकर आएगी उसे ये देखना है और ऊपर से कनक दीदी का हाथ न धोने का निर्देश भी है। अचानक उसने देखा एक महीन सी परछाई कुछ दूर सोई हुई एक छोटी सी बच्ची की तरफ आई और उसके बगल में टिक गई। ओह, फिर वही सांप। एक हल्की चीख के साथ उसने कनक को उठाया। शोर सुनकर कई लोग उठ गए। कोई कुछ कहता, इससे पहले रजनी पास पड़ा एक डंडा लेकर उस काले सांप पर पिल पड़ी। तभी कनक के मामा ने रजनी के हाथों से डंडा ले लिया। पाँव पर मार लगने से सांप साथ लगने वाली छतों को टापता हुआ लोप हो गया। उसकी खोजबीन करने गए घर के पुरुष लौट आए। उसी गली में कुछ घरों की दूरी पर रहने वाले एक नौकर की पहचान के साथ। इस बार सांप को हवालात में जगह मिली।
सबने चैन की सांस ली और सब फिर से शादी की गहमा गहमी में गुम हो गए। सबसे अधिक सुकून जैसे रजनी महसूस कर रही थी। उस दिन उसने गहरी नींद ली और दोपहर तक सोती रही। शाम को घर के छोटे बच्चों को एक बड़े से गोल दायरे में बिठाकर सांप को मार डाले जाने की कहानी भी सुनाई, जिसका मोरल था कि सांप से कभी डरना नहीं चाहिए और अपने बड़ों को तुरंत ही इसकी जानकारी देनी चाहिए। वापस महानगर लौटते समय पूरे रास्ते रजनी के चेहरे पर एक चमक देखी कनकलता ने। आने के तुरंत बाद ही कनक को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 महीने कोलकाता रहना था। आज ही महानगर लौटी कनक सफ़र की थकान उतारने के बाद चाय का कप लेकर बालकनी में बैठी ही थी कि रजनी ने भी कुर्सी उसके नज़दीक खींच ली। कनक ने गौर से रजनी के चेहरे को देखा और वहाँ पीलापन दिखाई दिया। रजनी ने सिगरेट जला दी। कनक दीदी, आपको मालूम है पिछले महीने ही मैंने अबॉर्शन करवाया है। सुनते ही कनक धड़ाम से नीचे गिरी। क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, ये सब धीरेश की असावधानी का ही परिणाम है। डॉक्टर ने साफ कहा है अपने शरीर का ख्याल तुम्हें खुद रखना है। इस तरह अबॉर्शन से आगे के वैवाहिक जीवन में तुम्हें खतरा हो सकता है और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कनक जानती है कि धीरेश और रजनी के बीच साफ है कि वे शादी नहीं करेंगे। रजनी से 5 साल छोटा है धीरेश और उसके 4 भाई बहन भी अविवाहित हैं। पहले उनकी शादी होगी फिर जाति का भी मामला है। जबकि रजनी की शादी इस साल नहीं होगी तो अगले साल होनी निश्चित है, मगर रजनी को जब तक हो सके धीरेश का साथ मंजूर है। उससे 10 साल बड़ी कनक को नई पीढ़ी के रिश्तों को लेकर यह लापरवाही काफ़ी अजीब लगती है, मगर उसने बहुत पहले ही किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने का मन बना लिया था और आज भी उसी बात पर कायम है। दीदी, हमारा रिलेशन बहुत साफ है, पर्सनल भी और फिजिकल भी। मैं तो कई बार धीरेश से कहती हूँ कि मैं अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं हुई तो तुम्हारे पास चली आऊँगी, और हर बार धीरेश थोड़ा डरते हुए कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। हमेशा की तरह अपने निजी जीवन को बिंदास अंदाज में शेयर कर रही थी रजनी, और कनकलता उसकी बातें सुनकर हमेशा की तरह विस्मित सी थी। रजनी सचमुच बहुत बदल गई है। अगले दिन शाम के समय कुछ लिख रही थी वह कि तभी अपने करीब एक आहट ने उसका ध्यान भंग किया। कनकलता ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने दोनों हाथों में चाय के कप लिए रजनी खड़ी थी। लो दीदी चाय, मैंने आपसे बिना पूछे ही बना ली है। मुझे पता है चाय के लिए आप कभी मना नहीं करती। सुनकर कनक मुस्कुराई और उसके हाथों से कप लेकर साइड टेबल पर रख दिया। ये क्या लिख रहे हो आप? मेरी फेवरेट इतावली कवित्री की कविता का अनुवाद किया है अभी मैंने। आपकी फेवरेट? फिर तो पढ़ना ही होगा। रजनी ने कविता को पढ़ना शुरू किया और कविता ख़त्म कर डायरी को बंद करते हुए रजनी कनकलता को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आप कब से ऐसी बोल्ड कविता पसंद करने लगे? जब से तेरी सोहबत मिली है मुझे। यह सुनते ही ज़ोर से हंसी रजनी और सिगरेट के कश लेते हुए धुएं के छल्ले बिखराने लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।